नमस्कार, मैं ईशान शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कृषि दर्शन कार्यक्रम के आज के इस अंक में। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 14 जनवरी से 30 जनवरी तक पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज के इस कार्यक्रम में पशु कल्याण पखवाड़े से संबंधित जानकारी तो रहेगी ही, साथ ही साथ हम सर्दियों के मौसम में पशुओं का पोषण एवं रखरखाव कैसे करें इस पर भी बातचीत करेंगे। यदि आप भी इस कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या कोई सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। हमारे टेलीफोन नंबर रहेंगे 2800-177 और 2800-178। और यदि आप शिमला के बाहर से हमें फ़ोन कर रहे हैं तो STD कोड 0177 ज़रूर लगाएं। अब मैं आपका परिचय करवा देता हूं आज के हमारे विषय विशेषज्ञ से। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है डॉक्टर मधुर गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद ईशान जी। आप पशु चिकित्सा अधिकारी हैं पशु चिकित्सालय सुन्नी जिला शिमला में। जी डॉक्टर साहब, जैसे ये हम हर वर्ष मनाते हैं 14 जनवरी से 30 जनवरी के बीच पशु कल्याण पखवाड़ा जी, तो क्या कुछ रहता है इस पखवाड़े में, क्या कुछ गतिविधियां रहती है, क्या इसके उद्देश्य रहते हैं, इस विषय पे थोड़ी रोशनी डालें। जी ईशान जी, तो जैसा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने प्रदेश के सभी पशुपालकों को बताना चाहेंगे कि हर वर्ष 14 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जाता है जी। और इस पखवाड़े को मनाने का मेन मकसद ये होता है कि हम गोष्ठियों के माध्यम से, कैंपों के माध्यम से, कैंपेन के माध्यम से लोगों को जागरूक करें कि वो किस तरह से अपने पशुओं का जो कल्याण है उसके बारे में वो मोटिवेट हो, वो जागरूक हो, उनके ऊपर अत्याचार ना करें, उनका अच्छे से रख रखाव करें। तो वैसे तो साल भर या पूरे जब भी चलता है समय तो हमारा भी फर्ज बनता है और जो पशुपालक है उनका फर्ज बनता है कि वो अपने पशुओं के प्रति बिल्कुल वफादार रहे, उन्हें अच्छे से वैसे ही पालें जैसे अपने बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का पोषण करते हैं, रख रखाव करते हैं या अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। लेकिन जो पखवाड़ा होता है हमेशा ये कैंपेन मोड होता है, वो जो हमने साल भर एक मोटिवेट उनको करना है या एक टारगेट रखा है उसको एक कैंपेन मोड में बूस्ट करने के लिए। उदाहरण के तौर पे अगर हम अभी की अपनी बात करें विभाग की तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में पीछे बर्फबारी हुई तो बर्फबारी से ठीक पहले हमने जितने भी ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, नारकंडा का एरिया है, शिलारू का एरिया है, ठ्योक का एरिया है, मतियाना का एरिया है, यहाँ पे जो हमारे बेसहारा पशु सड़कों पे घूम रहे थे और जिन्हें लग रहा था कि अब इनका कोई आश्रय नहीं है और ये बर्फ में बेचारे तड़फ तड़फ के मर जाएंगे, तो हम जिला प्रशासन की मदद से विभाग ने और जिला प्रशासन ने और लोकल बॉडीज ने, पंचायतों ने मिलके उनको रेस्क्यू किया और सरकार ने एक बहुत बड़ा जो है गौ सदन सुन्नी में हाल ही में बनाया है जहाँ पे लगभग 500, 550, 600 बेसहारा पशुओं को रखने का इंतजाम है। तो वहाँ पे इनको पहुँचाया। तो इसी पखवाड़े के बीच हमने भाग्यपूर्ण जो है उन्हें रेस्क्यू किया और वहाँ से उठाकर सुन्नी पहुँचाया सुरक्षित। और आज वो हमारे बेजुबान जो है सुन्नी में बहुत आराम से कंफर्टेबली रह रहे हैं, अदरवाइज वो बर्फ में परेशान होने थे। तो दूसरा उदाहरण देता हूँ कि इस पखवाड़े के बीच में हम लोगों को जागरूक करते हैं कि जो विभाग के वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं या अपने पशुओं को बीमारियों से रोकथाम के लिए जो जरूरी टीकाकरण है उसकी तरफ हम जोर देते हैं। तो अभी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे विभाग की तरफ से अभी जो FMD रोग होता है जिसको मुंह खुर रोग भी बोलते हैं उसका टीकाकरण अभियान चला है, कैंपेन मोड पे चला है। वैसे तो वो थोड़ा 1-2 महीने पहले से चला है लेकिन अभी बिल्कुल कैंपेन मोड पे चला है। तो हम इस पखवाड़े में और ज़्यादा उसको टूल देकर लोगों को और मोटिवेट कर रहे हैं, घर घर जाके वैक्सीनेशन कर रहे हैं मुंह खुरान रोग के प्रति, ताकि पशुओं को FMD रोग ना लग सके। तो इस तरह से पखवाड़े का मतलब होता है कि हम कैंपेन मोड में पशुओं के उनके रखरखाव या उनके बचाव या उनके वेलफेयर के लिए जो भी अच्छा काम कर सकते हैं वो लोगों को कैंपेन मोड में जागरूक जाता है। जी डॉक्टर साहब, आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय पोषण और रखरखाव भी है जी। तो जैसे हम देखते हैं कि इंसानों के लिए एक संतुलित आहार लेना कितना ज़रूरी है जी, तो इसी प्रकार से क्या कुछ पशुओं के लिए भी संतुलित आहार रहता है और क्या कुछ संतुलन में उन्हें देना चाहिए? देखिए ईशान जी, संतुलन जो है ये एक सृष्टि का नियम है। जी बिल्कुल। अगर सृष्टि में संतुलन होगा तो सृष्टि चलेगी। उदाहरण के तौर पे अगर हम आपकी गाड़ी को लेते हैं, अपनी गाड़ी को लेते हैं तो उसमें 4 पहिए लगे हैं। अगर एक भी पहिए का संतुलन हट जाए या पहिया हटा दिया जाए तो गाड़ी का संतुलन नहीं रह सकता, वो जितनी भी महंगी से महंगी क्यों ना हो। अब बात आहार पे आती है तो मनुष्य हो या मवेशी हो, संतुलित आहार बहुत महत्वपूर्ण है। और संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज मिश्रण,
फाइबर जिसको बोलते हैं, रेशा और पानी, इसकी मात्रा बिल्कुल संतुलित हो। संतुलित का मतलब होता है कि हम पशु की नस्ल, उसका भार जी। और वो किस स्थिति में है, उदाहरण के तौर पे वो जीवन निर्वाह की स्थिति में है या दूध देने की स्थिति में है या फिर गर्भावस्था की स्थिति में है जी। इन सभी अवस्थाओं को ध्यान में रखकर जब हम इन सभी संघटकों को, इन न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करके, संतुलित करके उसकी आवश्यकता अनुसार उसके भोजन में देते हैं तो इसको संतुलित आहार कहते हैं। जी। डॉक्टर साहब, क्या कुछ आता है इसमें घास चारे के अलावा, क्या कुछ हमारे पशुपालक दे सकते हैं अपने पशुओं को एक संतुलित डाइट के तौर पर? जी, अगर हम संतुलित आहार की बात करें तो हमें घास के अलावा दाना जिसको बोलते हैं फीड, कंसंट्रेट फीड, वो देना बहुत जरूरी होता है। जी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है मिनरल मिक्सचर, जिसको खनिज मिश्रण कहते हैं, जो हमारे बहुत से पशुपालक, अब तो चलो साइंटिफिक जमाना है, विज्ञान का जमाना है, लोग समझते हैं, नेट पे पढ़ते हैं, जागरूक हो रहे हैं, विभाग भी बहुत मोटिवेट करता है, स्कीम चलाता है, हम भी मुहैया करवाते हैं। जी। लेकिन फिर भी अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, बहुत सारे लोग जो है अभी वैज्ञानिक तरीके से उस दिशा से देख नहीं पाते हैं। तो हमें घास के अलावा दाना यानी कि फीड, कंसंट्रेट फीड और मिनरल मिक्सचर, ये बहुत जरूरी चाहिए होता है। जी। और जो हमारी फीड है वो भी डिपेंड करता है कि किस ब्रांड की अच्छी है कि नहीं है, और अगर हम खुद बना रहे हैं तो उसका संतुलन करना बहुत जरूरी है। जी। जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज मिश्रण, रेशा, ये बिल्कुल सही मात्रा में होने चाहिए। डॉक्टर साहब, थोड़ा बताएं, अगर यदि कोई खुद फीड बनाना चाहता है घर पे तो उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया रहती है, कितनी मात्रा में डालना चाहिए? जी, अब फीड कैसा होता है कि आप चाहे तो बाजार से ले सकते हैं जी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप बाजार से लेंगे तो घर की बनाई फीड से वो थोड़ी महंगी पड़ेगी। जी, बिल्कुल। और अगर हमारा कोई पशुपालक अच्छा किसान भी है और उसके पास अच्छा रिसोर्सेज है, जी, बिल्कुल। दाना है और है, तो वो खुद घर पे बना सकता है। जी। तो फीड बनाने के लिए हमें मोटे तौर पे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं दाना। जी। तो दाना 2-3 तरह का अगर होगा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जैसे मक्की हो गया, चना हो गया, अपनी कनक हो गई, गंदम हो गई, इस तरह का दाना मिक्स कर सकते हैं। जी। तो दाना हम लेते हैं 30 किलो, अगर हम 100 किलो फीड बना रहे हैं 30 किलो हम दाना लेंगे। जी। तो बैटर की 10-10 किलो 3 तरह का दाना ले लिया। जी। 30 ही किलो लेते हैं हम खल। खल जो होती है वो एक बहुत अच्छा फैट का सोर्स होता है, वसा का सोर्स और प्रोटीन का भी सोर्स होता है। तो खल भी अलग अलग तरह की होती है, सूरजमुखी की खल होती है, मूंगफली की खल होती है, सरसों की खल होती है। तो खल आपको जनरली मार्केट से ही लेनी पड़ती है, जी। क्योंकि घर में तो सिर्फ उसी के पास होगी जिसके पास कोल्लू का प्रावधान है या जो तेल निकालता है, बाकी तो नहीं अवेलेबल होती है। 30 किलो डालते हैं हम ये। जी। 5 से 7 किलो डाल सकते हैं हम इसमें तारा मीरा जो होता है अपना, बाजार से लेके उसमें डालते हैं। और 10 किलो के आसपास जो है हम इसमें जो हमारी दालें हैं, दालों का चूरा जिसको चूरी बोलते हैं, जी। जो वेस्ट है, बाई प्रोडक्ट है, मतलब जी, जो इंसानों के खाने लायक नहीं है पर किसी तरह से कॉन्टेमिनेट नहीं है, वो इसमें फीड में डाल सकते हैं। जी। 20 किलो डालते हैं चोकर। चोकर जो एक बहुत अच्छा बाइंडर होता है जी। और फाइबर का सोर्स होता है, ये आपस में उसको जोड़ के रखता है। जी। जी। दोनों को, आपस संगठनों को सबको बाइंड रखेगा और जो पाचन है उसको बिल्कुल दुरुस्त रखेगा। अगर चोकर नहीं होगी तो फीड जो है ढंग से बन नहीं पाएगी, और खाली चोकर से भी फीड नहीं बनती। ये सब संघटक जरूरी होते हैं। जी। जी। अब जो गुड़ होता है, गुड़ बोल लें, या आप देसी राब होती है जो हल्के वाली, अब राब तो आज के ज़माने में सीरा जिसको बोलते हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन अब हल्का सस्ते वाला गुड़ उसमें डाल सकते हैं। क्योंकि गुड़ से क्या होता है कि उसमें पैलेटेबिलिटी आ जाती है, खाने का स्वाद अच्छा होता है, और गुड़ जो है डाइजेशन में भी बहुत अच्छी हेल्प करता है। 4 किलो हम इसमें मिनरल मिक्सचर डाल सकते हैं, जिसको मिनरल मिक्सचर, खनिज मिश्रण बोलते हैं। वो बाजार में पैकेट मिलते हैं, अगर हम इसी में फीड में मिला देंगे तो हमें अलग से देने का झंझट नहीं रहता है, हम इसमें मिक्स कर सकते हैं। और 1 किलो हमें नमक, जो अच्छा इंसानों के खाने वाला आयोडाइज्ड साल्ट होता है, वो डालना बहुत जरूरी होता है, ताकि उनमें आयोडीन की कमी ना रहे। तो इस तरह से जो मिश्रण बना, इसके बाद हम इसको किसी ग्राइंडर के थ्रू, जो जैसे घराट बोल लो या कोई ग्राइंडर हो, ग्राइंडिंग मशीन है, उसमें इसको पीसते हैं। लेकिन इस तरह से बारीक नहीं करना है कि पाउडर बन जाए। अगर पाउडर बन जाएगा तो पानी में मिक्स करने के बाद या वो बिल्कुल वो बन जाएगा, जिसको गीला बोलते हैं, आटे की तरह। तो पशु उसको चबा नहीं पाएगा। जब चबा नहीं पाएगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा दांतों से अच्छी तरह, तो वो अंदर चला जाएगा सीधे पेट में, और वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो डाइजेशन, हम भी जैसे खाना खाते हैं तो रोटी को चबाते हैं अपने दांतों से, और जीभ उसको अंदर घुटती है, निगलती है। तो उसी तरह से वो चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं चाहिए कि पशु उसको चबा ही ना पाए। तो ये एक दरड़े के रूप में चाहिए, जो बिल्कुल महीन पाउडर भी ना हो और बहुत ज्यादा मोटा भी ना हो। एक पैलेटेड सी शेप हो, या फीड की एक कंसिस्टेंसी हो फिक्स सी, जो साइंटिफिक होती है, ताकि पशु उसको चबा ले और जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से ब्रेक डाउन होके पशु को मिल सके। जी। डॉक्टर साहब, हमारे पशुपालकों का समस्या ये रहती है सर्दियों के दौरान कि दूध की जो उत्पादकता है वो थोड़ी कम हो जाती है। जी। क्या कुछ रीज़न रहते हैं सर इसके पीछे, और पोषण के अलावा और क्या कर सकते हैं हमारे पशुपालक दूध की उत्पादकता को सही बनाने के लिए? जी,
देखिए, सबसे पहली बात होती है कि जब भी सर्दियों का मौसम आता है जी। तो हमेशा जो बाहर का तापमान है वो शरीर के भीतर के तापमान से कम हो जाता जी, है, बिल्कुल। क्योंकि बाहर ठंड पड़ रही है। बर्फ वाले इलाकों में तो और भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो हमेशा ये एक सृष्टि का नियम है, चाहे इंसान हो या हमारे मवेशी हो, जब भी ठंड बढ़ती है और बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती है जी। तो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो जी। कम हो जाती कम हो है, जाती जिसको है। इम्यूनिटी बोलते हैं या रेजिस्टेंस बोलते जी, हैं। बिल्कुल। आपने इंसानों में भी देखा होगा, जैसे सर्दियाँ बढ़ती है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है तो हमें सर्दी जुकाम जल्दी लग जाता है, जी, बुखार जल्दी लग जाता है, बजाय अप्रैल मई के महीनों के अलावा। तो इसी तरह पशुओं में भी इस तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है जी। और ऑटोमेटिकली छोटे मोटे रोगों से वो ग्रस्त हो जाते हैं, अच्छा जी। जिस वजह से उनको उनकी जो दूध पैदा करने की क्षमता है वो कम हो जाती वो है। भी कम हो जाती है। दूसरा कारण क्या रहता है कि पूरी बॉडी एक्टिविटी हो नहीं पाती है, वो पशु ढंग से घूम नहीं पाते, बंद रहते हैं, एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं प्रॉपरली नहीं हो पाती है। जी। तो उस वजह से भी भूख कम लगती है। भूख कम लगेगी तो वो कम खाएंगे तो ऑटोमेटिकली दूध कम हो जाएगा। जी। तो हमारा प्रदेश के पशुपालकों से यही सुझाव रहेगा कि सर्दियों के मौसम में आप हमेशा उनको इस तरह से मैनेज करें कि उनका जो आहार है उसमें किसी तरह की कमी ना नहीं पाए और संतुलित रहे वो बिल्कुल। जी, बिल्कुल। और हम आजकल जो है पानी जो पशुओं को पिलाते हैं वो एकदम ठंडा या नलके का ना पिलाकर गुनगुना थोड़ा जी। सील गर्म सा सील पानी गर्म हो सा पानी। वो पिलाएं जैसे हम खुद पीते जी। हैं। और मिनरल मिक्सचर और फीड का खास ध्यान रखें। अगर हम अच्छी कंसंट्रेट फीड देते रहेंगे और खनिज मिश्रण देते रहेंगे जी। तो हमें इस तरह की समस्या नहीं आएगी जी। और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की वो भी बनी रहेगी और पशु स्वस्थ रहेगा। जी। डॉक्टर साहब, अब बात कर लेते हैं थोड़ी रख रखाव की। जी। एक पशुपालक होने के नाते किन किन बातों का ज़मीनी तौर पर एक इंसान को पता होना चाहिए रख रखाव करते समय अपने पशुओं का? जी। जी। देखिए, आप अगर एक पशुपालक जी। हैं या पशुपालक बनने जा रहे हैं, मान लो आप प्लान कर रहे हैं, अभी आपने पशु नहीं पाले जी। हैं, या आप ये मान लीजिए कि आपने रखे हैं 1 2 3 पशु रखे हैं, जी। जी। तो आपको सबसे पहले मैनेजमेंट का पता होना चाहिए। जी, बिल्कुल। ठीक है। वैसे भी पशुपालन के 4 मेन स्तंभ होते हैं। जैसे घर होता है, घर 4 पिलर पे खड़ा होता है। जी। अगर आप 3 ही पिलर पे घर बनाना चाहेंगे, घर नहीं बनेगा। 4 पिलर चाहिए। वैसे पशु प्रबंधन, पोषण, प्रजनन और स्वास्थ्य, जी। ये 4 स्तंभ जी। हैं जिसके ऊपर पशुपालन टिका है। तो जिसमें से आपने बात की मैनेजमेंट की, जी, ये एक मैनेजमेंट। स्तंभ आ गया। इससे पहले हम थोड़ी सी बात कर रहे थे पोषण पोषण की। वो दूसरा स्तंभ था। तो मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमने एक पशु को रखना है तो उसके लिए रखने के लिए हमें गौशाला चाहिए। जी। और गौशाला कैसी होनी चाहिए, उसका स्थान कैसा होना चाहिए, ये पशुपालक को अच्छे से पता होना चाहिए। जी। तो मैं ज़्यादा लंबा ना बताते हुए मोटे मोटे तौर पे बताना चाहूँगा कि पशुपालकों की जो गौशाला है जी। वो पशुओं के साइज के हिसाब से होनी चाहिए कि आपके पास 2 पशु हैं, 3 पशु हैं और किस नस्ल के हैं, देसी हैं कि क्रॉस ब्रेड है, हाई यील्डर है, उस तरह से आपको उसका निर्माण करना पड़ता है। जी। दूसरी बात होती है कि जो पशुशाला है वो हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ बनी होनी चाहिए, ताकि सुबह जब सूर्य पूर्व दिशा से आए जी। तो वो पशुशाला के ऊपर अच्छे से प्रकाश डाले। जी। दिन भर जब बीच में रहे तो पशुशाला की छत पे सूर्य का प्रकाश आता रहे और शाम को जब पश्चिम में सूर्य अस्त होने लगे तो जाते जाते सूर्य भी अपना प्रकाश पशुशाला पे छोड़ता जाए। जी। जी। और जो पशुशाला है वो हमेशा एक ऊंचाई से वाले क्षेत्र पे होनी चाहिए, घर से थोड़ी सी ऊंचाई पे, जी। ताकि किसी भी तरह की जो वाटर लॉगिंग है, कभी पानी इकट्ठा होने की खतरा ना हो, जी। वहाँ पे कोई इस तरह का रिसाव ना हो कि पानी इकट्ठा हो रहा है, कीचड़ बन रहा है, बीमारियां फैल रही है, ये ध्यान रखना पड़ता है। जी। जी। और तीसरी बात होती है कि जब आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो साफ सफाई, पशुशाला की बनावट, फर्श की ढलान, जी। उसमें झाड़ू पोंछा, उसमें निकासी, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जी। और फर्श सबसे अहम होता है, जी। क्योंकि बहुत से पशुपालक इस बात को समझ नहीं पाते हैं, या तो वो कई बार गलती से फर्श को प्लास्टर कर देते हैं, ज़्यादा ही प्लेन बना हाँ देते प्लेन हैं। बना देते हैं, जी, प्लास्टर जी, कर देंगे। जी। उससे क्या है कि जब मूत्र या गोबर करते हैं तो फिसलन पैदा हो जाती है। जी। फिसलन पैदा होने पे पशु की जो है टांग फिसल जाती है और उस वजह से जिसको फर उतरना या फ्रैक्चर, इस तरह की घटनाएं होती है जी, जी। और पशु डिसेबल हो जाता है। जी। और बिल्कुल कच्चा भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल कच्चा रखेंगे तो उसमें मल मूत्र या जो भी कॉन्टेमिनेशन है उसमें रिसाव होता रहेगा, फिर उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या कोई और तरह की सड़न या बदबू, कुछ भी इस तरह का मतलब कॉन्टेमिनेशन पैदा होने खतरा रहेंगे। जी। तो फर्श हमेशा आधा कच्चा आधा पक्का होना चाहिए। बेटर है कि ईंटों का हो पर बिना सीमेंट के, प्लास्टर के। जी। जी। डॉक्टर साहब, सर्दियों के मौसम के दौरान जो रोग है और अन्य स्वास्थ्य जो बीमारियां पशुओं में होती है उनके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, कौन कौन सी होती है जो खासतौर पर सिर्फ सर्दियों में ही हमारे पशुओं को ग्रसित करती है? जी, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ
कि जैसे जैसे सर्दियों का मौसम आता है और जैसे जैसे शीत बढ़ता जाता है, ठंड बढ़ती जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पशुओं की कम होती जाती है। तो ऑटोमेटिकली जो छोटी मोटी बीमारियां हैं वो पशु को एकदम पकड़ लेती हैं। और हम सभी ये जानते हैं कि हमारे शरीर में या पशुओं के शरीर में या हमारे चारों तरफ वातावरण में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हर वक्त रहते हैं, मौजूद रहते हैं, जो आमतौर पे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब एकदम ठंड बहुत बढ़ जाती है और शरीर की रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और ये बैक्टीरिया या वायरस एकदम इनको एक ऑप्टिमम एटमॉस्फेयर मिल जाता है ग्रो करने के लिए, ये ग्रोथ कर लेते हैं और पशुओं को अलग अलग तरह से बीमार कर देते हैं। तो जैसे इंसानों में भी अगर हम सर्दियों के मौसम में देखें तो सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम करता है वो करता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वास तंत्र, सांस की बीमारियां या गले या छाती, खांसी, इस तरह की, जुकाम जिसको बोलेंगे, उस तरह की बीमारियां तो हमारे दुधारू पशुओं में या बाकी पशुओं में भी ये आम देखी जाती हैं। जैसे ही सर्दी बढ़ती है हमारे पशुओं को जो है जुकाम, नाक से बलगम निकलना या सांस में दिक्कत आना, इस तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जल्दी सांस फूल जाना, चेस्ट कंजेशन, ये सब कुछ इंसानों की तरह पशुओं में भी होता है। और एस्थमा जिसको बोलते हैं, श्वास का रोग, वो आम पाया जाता है। लेकिन अगर हम एक्सक्लूसिवली बात करें बीमारी की, जो बैक्टीरियल बीमारी है या कुछ और बीमारी है, तो गलघोटू एक बहुत आम बीमारी है। जो गलघोटू बेसिकली ये बैक्टीरिया से होती है, पास्चुरेला से, लेकिन ये भैंसों में पाया जाता है मेन तौर पे। और ये उन एरियाज में होता है जो हमारे जो बड़े बड़े वाटर रिजर्वायर है या डैम है उनके आसपास का एरिया, जैसे नंगल, भाखड़ा नंगल के आसपास हो सकता है, कोल डैम वाला एरिया है वहाँ पे हो सकता है, या कोई और बांध है ऊना के आसपास है वहाँ पे, नालागढ़, इस तरह की बेल्ट में होता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जब बांध की वजह से जो है धुंध रहती है, फॉग रहती है, और फॉग में जो है मॉइस्चर या बाकी कंटेमिनेशन मिक्स होके स्मॉग टाइप जो माहौल बन जाता है, जैसे दिल्ली में या उस तरह से आप देखते हैं कि बहुत एक अजीब सा मिश्रण बन जाता है जो पूरा दिन धुंध की तरह छाया रहता है और हटता ही नहीं है। तो वो पशु को ऑलरेडी सांस लेने में दिक्कत पैदा करता है और ठंड की वजह से जो ये पास्चुरेला बैक्टीरिया जो है उस पर अटैक करता है और वो गलघोटू बीमारी हो जाती है। तो पशु का दम घुटने लगता है और दम घुट घुट के उसकी मृत्यु होती है। तो इसका जो बचाव होता है, उसका बेस्ट अल्टरनेटिव यही होता है कि हम उस वक्त सर्दी से तो बचाव करें, लेकिन अक्टूबर के माह में जो इसका टीकाकरण किया जाता है पहले ही विभाग की तरफ से। तो हम पशुपालकों से अनुरोध करते हैं कि जो ये अपना गलघोटू बीमारी है, इसका समय रहते जो है विभाग से टीकाकरण करवा लें ताकि बचाव रहे। जैसे कोरोना का टीका लग रहा है, वैक्सीन लग रही है, वैसे इसकी भी वैक्सीन लगती है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा भी जो ब्रीदिंग आपने बीमारियां बताई, इनके अलावा भी कोई और बीमारी होती है जो? जी बिल्कुल होती है, सर्दियों के मौसम में ही खास तौर पर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम सर्दियों के मौसम में बहुत देखी जाती है। सर्दियों के मौसम में आम तौर पे क्या होता है कि पशुओं का जो पाचन तंत्र है वो थोड़ा सा डाउन फील करता है, डाउन हो जाता है, क्योंकि सिस्टम तो ऑलरेडी डाउन हो ही रहा है इम्यूनिटी या रेजिस्टेंस वीक होने की वजह से। तो इसमें क्या होता है कि पशु को कई बार अचानक से अफारा या पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनना शुरू हो जाती है। गैस बनने की वजह से पशु का पेट जो है एक फुटबॉल की तरह या गुब्बारे की तरह बहुत ज़्यादा फूल जाता है और जिससे हृदय पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और हृदय गति रुकने की वजह से पशु की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। और इसी तरह से डाइजेस्टिव दूसरी प्रॉब्लम होती है, दस्त लगना। तो पशुओं में जो है या छोटे बच्चे हैं जो पशुओं के बछड़े बछड़ियाँ, उनमें सर्दियों में अक्सर बहुत ज़्यादा दस्त देखे जाते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होते हैं, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी होते हैं। और आमतौर पर क्या होता है कि हम सर्दियों के मौसम में पशुओं का जो पानी पीने की खुरलियाँ हैं उनकी ढंग से सफाई नहीं कर पाते, क्योंकि ठंड में सफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है और हम भी थोड़ा से सुस्त महसूस करते हैं, साफ सफाई से बचते हैं। आपने देखा होगा जितना काम हम गर्मियों में कर पाते हैं उतना सर्दियों में नहीं करते हैं, इंडोर रहते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा कारण रहता है, अच्छे से साफ सफाई नहीं हो पाती है और वाटर कंटेमिनेशन की वजह से जो है डायरिया एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरी पेट के कीड़ों की समस्या होती है, ये भी सर्दियों में अक्सर ज़्यादा देखी जाती है पशुओं में। तो हम पशुपालकों से यही आग्रह करते हैं कि सर्दियों का मौसम आने से पहले ही अपने पशुओं का, मवेशियों का जो पेट के कीड़ों की दवाई होती है उसको देना शुरू कर दे। डिवर्मिंग उसको बोलते हैं, प्रोसेस को डिवर्मिंग कर ले उनकी। एक बार पेट के कीड़ों की दवाई पशु चिकित्सक की सलाह पे कौन सी दवाई देनी है, किस बॉडी वेट के हिसाब से कितनी डोज देनी है, वो दे के 14 दिन के बाद उसको रिपीट कर लें। डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि फारा चढ़ जाता है, पेट एकदम से फूल जाता है गैस्ट्रिक की वजह से, तो ऐसे में हमारे पशुपालक कोई घरेलू उपाय है जो कर सकते हैं? क्योंकि चिकित्सा लाना इतने कम समय में तो मुमकिन नहीं हो पाता है कई बार। तो ऐसे में क्या करे हमारे पशुपालक, कोई घरेलू उपाय?
इस समस्या के लिए बताएं। जी, ये आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है जी। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब भी इस तरह की समस्या होती है तो कई बार ऑफ टाइम में जाती है, शाम का समय है, ऑफ ड्यूटी है, आप एकदम पशु चिकित्सालय में संपर्क नहीं कर पाते या इतना मौका नहीं मिल पाता या आप दूर हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे पहुंचने तक या हमारा ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले तक हम पशुपालकों से यही उनको आग्रह करते हैं कि वो हींग और अजवाइन जो होती है, ये बहुत अच्छे घरेलू हमारे माने जाते हैं उपाय, इनका एक अच्छा सा गर्म पानी में काढ़ा बना ले, इसको अजवाइन को अच्छे से कूट ले उसमें और हींग को घोल ले, या हींग आप भून के भी खिला सकते हैं। तो इस काढ़े को पशु को पिला दे। इससे क्या होगा कि जो उसकी गैस है वो काफ़ी हद तक अपने गोबर के रास्ते से बाहर निकल जाएगी और वो उस लेवल तक नहीं बन पाएगी और वो पशु के हृदय पे वो घात नहीं कर पाएगी। तो एक आप इसको इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम बोल सकते हैं जो आप इसमें कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अंत में मैं आपसे चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी हमारे पशुपालक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, एक चिकित्सक होने के नाते कोई आप संदेश देना चाहें तो आप वो दे सकते हैं। जी, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश के पशुपालकों से एक पशु चिकित्सक होने के नाते यही संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने दुधारू पशुओं को बेसहारा करके सड़क पे ना छोड़ें। जैसे आप अपने माता पिता का पालन पोषण कर रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, वैसे ही अपनी जिम्मेवारी समझते हुए अपने पशुओं का भी पालन पोषण करते रहें जब तक उनका जीवन चल रहा है। सड़क पे छोड़ना एक क्रूरता ही नहीं है, कानूनी अपराध भी है। जी बिल्कुल। दूसरी बात जो संदेश देना चाहूँगा वो ये देना चाहूँगा कि आप पशुपालन करें लेकिन हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए संतुलित आहार का ध्यान दें और अच्छे मैनेजमेंट से उनको पालें। अगर आप गलत तरीके से पालने की कोशिश करेंगे तो आपको आर्थिक नुकसान भी होगा और आपको परेशानियां भी होंगी। और तीसरा सबसे जो अहम आपको संदेश देना चाहूँगा वो यही देना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में या आपको पशुपालन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी एड चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप हमेशा पशु चिकित्सक की सलाह पे चलें। मैं मानता हूँ कि हर जगह पशु चिकित्सक अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, बहुत बड़ा प्रदेश है और हमें आगे फर्दर अपने स्टाफ से काम लेना होता है, पर जो मेन सलाह है वो हमेशा पशु चिकित्सक की रहनी चाहिए। फिर हम आगे अपने पैरा स्टाफ को गाइड कर सकते हैं, उनको डिप्यूट कर सकते हैं एड करने के लिए, आप उनकी सुविधाएं ले सकते हैं। पर जब भी आपको लगे कि पशु स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है, आप दूरभाष के माध्यम से लें, आप मिल के लें, लेकिन पशु चिकित्सकों के संपर्क में रहें और उनकी सलाह पे ही पशुपालन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करें। जी डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बात आपने करी कि किस तरह से हमें पशुओं को आवारा नहीं छोड़ना चाहिए, बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए और उनके मदद के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, जो आप बता रहे थे कि सुन्नी में जो नया ये खुला है गौशाला खुली है, तो प्रदेश में और भी कहीं है इस प्रकार की गौशाला खुलने के अवसर? जी, प्रदेश में बहुत सारी गौशालाएं हैं और जो सुन्नी में खुली है, सुन्नी में वैसे तो 2008 से चल रही है, पर उसमें ये छोटी गौशाला थी जिसमें 70 से 80 या 100 पशुओं तक हम एकोमोडेट कर पाते थे। लेकिन अभी प्रदेश सरकार के और विभाग के प्रयासों से इसे बहुत बड़ा कर दिया गया है। लगभग 2.22 करोड़ की लागत से ये गौशाला बनी है और बहुत बड़े बड़े शेड बने हैं। तो अब एटलीस्ट कम से कम 500 से 600 बेसहारा गौवंश को वहाँ पे आश्रय देने की सुविधा है, जिसमें से लगभग 400 को हम 400 साढ़े 400 को अभी हम दे चुके हैं। अभी हमने स्नो बाउंड एरिया से रेस्क्यू करके वहाँ पहुँचाए थे और थोड़ी सी गुंजाइश अभी और बची है, तो अभी हम प्रायोरिटी पे स्नो बाउंड एरिया को ही प्रेफर करेंगे। तो प्रदेश में ऐसी और भी बहुत सारी हैं जो 500, 600, 700 तक बेसहारा गौवंश को एकोमोडेट करने के लिए सक्षम है। उसके अलावा प्रदेश सरकार ने बहुत से जगहों पे छोटे गौसदन भी खोल रखे हैं जिसमें 40, 50, 60, 70, 100 तक एकोमोडेट करने की व्यवस्था है और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है प्रदेश सरकार का, ताकि सड़कों पे हमारे बेसहारा गौवंश को परेशानी ना हो और ना ही वो किसी दूसरे के लिए परेशानी का कारण बने, क्योंकि एक्सीडेंट हो जाते हैं और समस्या होती है। तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये पूरी तरह से समाधान नहीं है। समाधान है कि हम या हमारे पशुपालक अपने दुधारू पशुओं को सड़कों पे ना छोड़े। ये बहुत मैंने पहले बताया कि ये पाप भी है और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी है। जी डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।